Good morning, everyone. क्वेश्चन जो होमवर्क दिए थे हो गए सबके कंप्लीट? वेरी गुड। तो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर लीजिए। एग्जाम में जहां तक आएगा, कहां तक पढ़ा था हमने? लिमिटिंग रीजेंट, एलआर तक के जितने क्वेश्चन है वो एग्जाम में आएंगे, तो उनके अच्छे तक प्रैक्टिस कर लीजिए। टेस्ट है ना संडे को। और लास्ट क्लास में हमने मिक्सचर के लिए पढ़ा था, तो मिक्सचर के केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे वो निकालना है। डाउट है? ठीक है, डाउट लेता हूं अभी। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, सैंपल ऑफ KClO3, a sample of KClO3, a sample of KClO3 on decomposition yielded 448 ml of oxygen of O2 at NTP. 448 ml of O2 at NTP. Calculate first part, weight of oxygen produced, weight of O2 produced. Second, weight of KClO3 originally taken, weight of KClO3 originally taken. And third, weight of KCl produced. हाफ आंसर इज रिमेनिंग। कौन सा हाफ आंसर रिमेनिंग है? लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था उसका। हाँ चलिए सॉल्व करिए इसको, 2 मिनट का टाइम है, डाउट्स लेते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए जल्दी जल्दी, स्पीड इंक्रीज करो थोड़ी। कंसेप्ट आपको पता है KClO3, और जो रिएक्शंस आप पढ़ ले रहे हैं एक बार उन रिएक्शंस को ध्यान रखिए। हाउ KClO3 decomposition takes place? KClO3 decomposes into KCl and O2. Now balance the chemical equation KClO3, which means here 3/2O2. So left hand side 3 oxygen atom and right hand side there will be 3 oxygen atom. नोट करिए, ये आपके पास रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज गिवन, और उसके रिस्पेक्ट में आपको बस ये बता रहा है कि a sample of KClO3 on decomposition yielded 448 ml of O2. आपको जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है दैट इज 448 ml, 448 ml of O2, and we have to calculate the weight of O2, the weight of KClO3 and the weight of KCl.
कैलकुलेट करिए, बताइए जल्दी। बुकलेट के लिए परेशान हो रखी। वेट ऑफ O2, पहले वेट ऑफ O2 बताओ कितना आ रहा है? 0.64 ग्राम। चलिए, दो आंसर 0.64 है, शामनी 0.6, ठीक है, 0.64 के अराउंड आ जाएगा। नेक्स्ट, पॉइंट 64 आया फर्स्ट का आंसर। ओके, चलो फर्स्ट का जिसका आंसर आ गया सेकंड निकालिए। वेट ऑफ KClO3 ओरिजिनली टेकन, कितना KClO3 हमने स्टार्टिंग में लिया होगा जिससे हमें 448 ml ऑक्सीजन मिल रही है? वन 1.63। So equation given है KClO3 which produce KCl and 3/2 O2. This is balanced chemical equation, और balanced chemical equation है तो we can apply stoichiometry relations. Stoichiometry relations अगर हम अप्लाई करेंगे तो 1 KClO3, 1 mole of KClO3 is giving 1 mole of KCl and 3/2 moles of O2. तो अब इनके मास हम रख सकते हैं, बट O2 जो दिया है दैट इज गिवन 448 ml एट NTP। NTP पे 448 ml है, तो मैं इसके मोल्स निकाल सकता हूं। मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2 क्या हो जाएगा? वॉल्यूम एट NTP, और क्योंकि वॉल्यूम ml में दिया है, अगर वॉल्यूम ml में रख रहे हैं तो नीचे कितने से डिवाइड करते हैं? 22,400, 22,400। तो वॉल्यूम एट NTP इज गिवन 448 ml। 448 ml मींस 4448 ml डिवाइडेड बाय 22,400, क्योंकि हमने दोनों को ml में रख लिया है। या तो आप लीटर में कन्वर्ट करके लिख लीजिए, अगर लीटर में आप वॉल्यूम रखेंगे तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 22.4। अब इसे कैंसिल आउट कर देंगे, 224 से 448 टू टाइम्स, तो 2/100, एंड 2/100 का मीन्स 1/50, ये आ गया 1/50। अब अगर मोल्स ऑफ O2 1/50 है, मोल्स ऑफ O2 1/50, तो बाकी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब O2 के मोल्स आ गए तो अब स्टैचोमेट्री लगा सकते हैं। तो स्टैचोमेट्री में हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस बाय, यूनिटरी मेथड लिख रहा हूं। यूनिटरी मेथड से इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं बिकॉज यूनिटरी मेथड अगर आपके समझ में आया है, थोड़ा सा लेंथी होता है, बट यूनिटरी मेथड अगर आपको समझ में आया है तो आप डायरेक्टली हर क्वेश्चन के लिए लगा सकते हैं। केवल आप फॉर्मूला अगर रट के कर रहे हैं तो फॉर्मूले से तुरंत आंसर निकलेगा, बट हर जगह वो एप्लीकेबल नहीं होगा, या आपने फॉर्मूला रटा है तो फिर वो कहीं ना कहीं गलत कर देंगे आप। यूनिटरी मेथड आपको समझ में आ रहा है तो आंसर आपका करेक्ट आएगा, क्योंकि यूनिटरी मेथड से ही फॉर्मूला भी डराइव किया गया। 22,400 कैसे? तो कितना होता है नीचे डिवाइड में? डिवाइडेड बाय कितना होता है वॉल्यूम का जब मोल्स निकालते हैं? फॉर्मूला पढ़ाया था। So this mole of O2 produced by 1 mole of KClO3, 1 मोल ऑफ KClO3। तो बताइए अगर मुझे 1 मोल निकालना है, 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ O2 विल बी प्रोड्यूस बाय 1/3/2 हो जाएगा, 1/3/2 मोल ऑफ KClO3। अगर 1 मोल O2 इससे प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारे पास O2 के मोल हैं कितने? 1/50। So 1/50 moles
ऑफ O2 विल बी प्रोड्यूस बाय 1/50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 3/2 को उल्टा कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा। 2/3 मोल्स ऑफ KClO3। तो बेसिकली आपके पास मोल्स ऑफ KClO3 आ गए कितने, 2/150। सो मोल्स ऑफ KClO3 2/150। तो O2 का वॉल्यूम गिवन था, उसके मोल्स निकाले, KClO3 के मोल्स निकाल लिए। अभी आपको KClO3 का मास भी निकालना है, O2 का भी मास निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब मोल्स पता है तो मास निकाल सकते हैं। मोल्स का फॉर्मूला लगा लीजिए, मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास अपॉन GMM। O2 के मोल्स कितने हैं, 1/50। मास कैलकुलेट करना है, GMM O2 का 32। So mass will be equal to 32/50 ग्राम। ये मास O2 का आ गया। सिमिलरली मोल्स ऑफ KClO3 अगर लगा ले तो मोल्स ऑफ KClO3 आपको क्या दे देगा, मास अपॉन GMM। सो मोल्स ऑफ KClO3 हमारे पास आए हैं 2/150। मास हमें कैलकुलेट करना है KClO3 का, मास ऑफ KClO3 और डिवाइडेड बाय KClO3 का GMM कितना हो जाएगा, पोटेशियम 39, क्लोरीन 35.5, KClO3 O के लिए 3 × 16। तो यहाँ से मास ऑफ KClO3 विल बी 2/150 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 48 प्लस 35.5 ये हो जाएगा 74.5 प्लस 48, तो ये आ गया मास ऑफ KClO3 2/150, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 122.5। अब ये पूरा अगर हम मल्टीप्लाई कर लें ग्राम में तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो 2 × 122.5 जो कि कितना हो जाएगा 244, यानी 245 डिवाइडेड बाय 150 कितना आ रहा है ये 1.63 के अराउंड। तो यहाँ से आंसर आप लिख सकते हैं 1.63 ग्राम। ये आ गया आंसर। वन 1.63 ग्राम। देखिए फॉर्मूला आपका पास एक ही है, जो मोल्स के रिलेशन हमने पढ़ रहे हैं, यूनिटरी मेथड वही लगा रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस कराए हैं उन क्वेश्चंस को देख के जरूर जाइएगा एग्जाम में। जैसे हमने कंबस्शन रिएक्शन का पढ़ा था, क्वेश्चन कराए थे ना कंबस्शन रिएक्शन के, कि CH4 हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा, CO2 बनेगी, वाटर बनेगी। तो जो क्वेश्चंस हमने डिस्कशन किए हैं, जो आपने होमवर्क सॉल्व किया है बुकलेट से या फिर जो अलग से DPP डाली थी मोल कंसेप्ट वाला PDF, वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से देख लीजिए। उनको जो जो आपने किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन जो आप होमवर्क कर रहे हैं वो आप अलग से नोटबुक में करते जाइए, ताकि रिवीजन के टाइम आपको हेल्प मिले। चलो ये दो आंसर आ गए, मास ऑफ O2 आ गया एंड मास ऑफ KClO3। अभी मास ऑफ KCl कैलकुलेट करना है। कितना आया मास ऑफ KCl, ये दो रिलेशन हो गया, हमको KCl निकालना है। वेट ऑफ KCl भी पूछा है ना, KCl निकालिए। क्या KCl, अगेन यूनिटरी मेथड स्टोइचियोमेट्री का यूज करेंगे कि 1 मोल ऑफ KClO3 प्रोड्यूसेस, कितना प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ KCl।
1 मोल ऑफ KClO3 प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ KCl। तो हमारे पास KClO3 के मोल थे कितने, कितने कैलकुलेट किए थे हमने? 1 अपॉन, देखिए लास्ट स्लाइड में ये निकाले थे हमने मोल्स ऑफ KClO3, 2 अपॉन 150। सो इस 2 अपॉन 150 का यूज करें। So 1 mole of KClO3 produces 1 mole of KCl. So 2 upon 150 mole of KClO3 produces 2 upon 150 mole of HCl. So moles of HCl भी आ गए, जितने KClO3 के मोल्स उतने ही KCl के मोल्स, मोल्स ऑफ KCl भी हैं 2 upon 150। अब अगर इसके मोल्स पता है तो मास तो निकाल ही सकते हैं। तो मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन GMM। अब यहां से मोल्स 2 अपॉन 150 मास ऑफ KCl डिवाइडेड बाय GMM ऑफ KCl कितना हो जाएगा, 39 प्लस 35.5 which will be equal to 74.5। So mass of KCl will be equal to 74.5 into 2 upon 150। तो यहां से मास ऑफ KCl आ गया, ये ग्राम है। मास ऑफ KCl इन ग्राम 74.5 into 2 divided by 150। अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है, 1 के अराउंड 0.99। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट 1 ग्राम, ये आ जाएगा आंसर। दिस इज मास ऑफ KCl। चलिए, तो ये आ गया हमारा आंसर। अभी आगे चलो डाउट्स ले लेते हो, कुछ डाउट्स है तो बताइए। क्या होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में? लेवल वन एंड 4 ना, कंप्लीट लेवल 4 एंड लेवल 1 में 40 to 44। हाँ, तो पहले लेवल 1 में 40 to 44 जो डाउट्स हैं वो पूछ लीजिए। हाँ, 1 मिनट। किससे दिया था ये आपको? बुकलेट से? PDF नहीं मिल रहा है इसका। हाँ, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। चलिए, लेवल 1 पे हमारे पास क्वेश्चन है 40 to 44, लिमिटिंग रेजेंट एंड स्टैचोमेट्री का 41 से 44, 40 से 44। कौन कौन से डाउट है? 42 क्वेश्चन क्या है? 0.5 नहीं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Fe2 प्लस आयन आर फॉर्म्ड व्हेन एक्सेस ऑफ आयरन इज ट्रीटेड विद दिस ml। नहीं नहीं, ये नहीं करना है।
ये अभी नहीं करना है। 50 ml 4m दिया, मोलैरिटी दी है, मोलैरिटी अभी हमने पढ़ा नहीं है, मोलैरिटी नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 52 छोड़ दीजिए, 42 छोड़ दीजिए, मोलैरिटी का रिलेशन अभी आगे आएगा। 40 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 44 हो गया, 42 बस डाउट था ना, 42 नहीं करना है अभी, 42 छोड़ दो। लेवल 4 में आओ, लेवल 4 में फिर बताओ क्या डाउट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। लेवल 4 सेक्शन A4, एक ही सेक्शन ही है ना, सेक्शन ए ही तो है। अच्छा नहीं, सेक्शन बी भी है, ठीक है। सेक्शन ए का क्या दिया हुआ है, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6, ठीक है। तो पहले 4 देखते हैं। 4 क्या है, दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन, ये भी नहीं करना है। कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब अभी नहीं पढ़ा है हमने, ये छोड़ दो। A4 छोड़ दो। एंड 6 क्या है, दिस 6 लीटर कंज्यूम्ड फॉर एवरी 3 लीटर, दिस एंड दिस, तो 6 तो कर सकते हैं। 6 में स्टैचोमेट्री यूज करनी है आपको। बोला है 2L, रिएक्शन दे रखी है, ये क्वेश्चन हुआ 6HCl एक्वा स्टेट में, एक्वा स्टेट मतलब सॉल्यूशन उसका बनाया है। then 2Al3 plus, this is also present in aqua state, then 6Cl minus aqua state plus 3H2 gaseous state, 3H2 gaseous state में प्रेजेंट है। आपको इसमें ऑप्शंस बताने हैं, तो ये स्टैचोमेट्री केवल यूज करनी है। जैसे पहला ऑप्शन है 6 लीटर HCl इज कंज्यूम्ड फॉर एवरी 3 लीटर हाइड्रोजन प्रोड्यूस, क्या 6 लीटर कंज्यूम होगा अगर आपको 3 लीटर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है। 3 लीटर अगर आपको हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है तो क्या 6 लीटर HCl कंज्यूम होगा, ये पूछा है। ये रिएक्शन में आपको पूछा है, और रिएक्शन में साथ में और कुछ दिया है नहीं, एनटीपी एसटीपी कुछ भी नहीं। तो ये पॉइंट है। स्टैचोमेट्री देखिए, 6 मोल से उसका 3 मोल बनता है, तो क्या अगर इसका मैंने 6 लीटर लिया तो उसका 3 लीटर बनेगा, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर मुझे 33.6 लीटर हाइड्रोजन प्रोड्यूस रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर एवरी मोल ऑफ एल्यूमिनियम, कि अगर आपने 1 मोल एल्यूमिनियम लिया तो उससे कितना बनेगा, फॉर एवरी मोल एल्यूमिनियम 33.6 लीटर हाइड्रोजन, ये बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन आपको गिवन है 67.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस एट एसटीपी, एसटीपी की कंडीशन पे इज प्रोड्यूस फॉर एवरी मोल एल्यूमिनियम दैट रिएक्ट, मतलब अगर आपने 1 मोल एल्यूमिनियम लिया है तो उससे क्या इतना हाइड्रोजन बनेगा या इतना बनेगा। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास, ये एसटीपी की कंडीशन में दिया है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज 11.2 लीटर हाइड्रोजन एट एसटीपी, 11.2 लीटर हाइड्रोजन जो है वो एसटीपी पे बनेगी, एसटीपी पे बनेगी, इज प्रोड्यूस फॉर एवरी मोल ऑफ HCl कंज्यूम्ड, यानी कि अगर HCl का आपने 1 मोल लिया है, 1 मोल HCl, ये ऑप्शन है। क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन, 1 मोल HCl के लिए 11.2, या 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए 67, या 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए 33 पॉइंट हाइड्रोजन, या 6 लीटर के लिए 3 लीटर हाइड्रोजन। क्यों हर्ष, क्या आएगा आंसर आपका, हो गया ना क्वेश्चन। अब बताइए आंसर।
क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा। अच्छा, डी क्यों आएगा, ए क्यों नहीं आएगा? डी ही आंसर क्यों होगा, ए क्यों नहीं हो सकता? या डी आया तो कैसे आया है, यही बता दो। सॉल्व किया होगा ना, तभी तो डी आ रहा है। बताइए, बोल के बताइए। बाय स्टोइचियोमेट्री ऑफ HCl एंड H2। अच्छा, स्टोइचियोमेट्री का अगर यूज करें तो इसके 6 मोल से इसका 3 मोल बन रहा है, तो मोल्स दिए हुए हैं। तो हमने वॉल्यूम भी तो पढ़ा है, वॉल्यूम भी स्टोइचियोमेट्री में पढ़ा था। अब मेरा क्वेश्चन, ठीक है आपका जो भी आंसर है, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने ये पढ़ा था स्टोइचियोमेट्री में कि ये रिएक्शन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो हमको उनका रिलेशन बताते हैं, मोल्स का रिलेशन, वॉल्यूम का, प्रेशर का, हमने लिख रखा है ये। तो यहाँ 6 है, यहाँ 3, बैलेंस इक्वेशन है ओवरऑल। अब हमको ये पता चल रहा है कि इसके 6 मोल से, HCl के 6 मोल से हाइड्रोजन के 3 मोल बनेंगे। क्लियर है? इसी को अगर मैं वॉल्यूम के टर्म्स में लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि इसके 6 वॉल्यूम से, इसके 6 वॉल्यूम से इसका 3 वॉल्यूम बनेगा। ये तो मैं लिख सकता हूं कि इसके 6 से इसका 3 बनेगा, यानी हाफ बनेगा। वॉल्यूम का रिलेशन भी वैसे ही चलता है ना जैसे हमने मोल्स का रिलेशन पढ़ा है, 6 से 3। प्रेशर में भी लिख सकते हैं 6 प्रेशर से 3 प्रेशर, 6 वॉल्यूम से 3 वॉल्यूम। उसी तरीके से अगर इसका 6 लीटर है तो फिर इसका 3 लीटर क्यों नहीं बनेगा? पहला ऑप्शन क्यों रॉन्ग होगा, ये मैं पूछ रहा हूं। ये बताइए, क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा है मैंने? स्टैचोमेट्री यूज कर रहे हैं हम, 6 मोल से 3 मोल बन सकता है या 6 वॉल्यूम से 3 वॉल्यूम बन सकता है, तो 6 लीटर से 3 लीटर क्यों नहीं बन सकता? आपने डी ऑप्शन निकाला ठीक है, लेकिन 6 लीटर से 3 लीटर क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है, तो ऑप्शन फर्स्ट भी करेक्ट होना चाहिए ना, तो फिर आपका आंसर, आप लोगों का डी कैसे आ रहा है? 1 भी आंसर होना चाहिए। इट इज एक्वस HCl। वेरी गुड अक्षता, वेरी गुड। तो देखो ये, हाँ, वॉल्यूम एंड प्रेशर, साहिल वेरी गुड। वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन तब लगेगा व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, क्योंकि ये रिलेशन 6 वॉल्यूम से 3 वॉल्यूम तब बनता था, उसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, नोटबुक में देखिए सब लोग, 6 वॉल्यूम का 3 वॉल्यूम का रिलेशन तब लगाएंगे जब प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट। और ये किस पे लगेगा? गैसियस स्टेट के लिए, क्योंकि गैसियस स्टेट के लिए हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाते थे। और जब मैं पी कांस्टेंट कर दूं, टी कांस्टेंट कर दूं, आर कांस्टेंट कर दूं, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो जाएगा। तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है, यानी जो रिलेशन N का होगा, N क्या रिप्रेजेंट करता है? मोल। यानी जो रिलेशन मोल का होगा वही रिलेशन वॉल्यूम का आएगा। तो मोल का रिलेशन है 6 मोल से 3 मोल बन रहा है, तो वॉल्यूम का रिलेशन भी मैं लिख सकता हूं 6 वॉल्यूम से 3 वॉल्यूम। लेकिन ये तब लगेगा जब दोनों गैसेस स्टेट में हो, क्योंकि गैसेस के लिए हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की इक्वेशन यूज करते हैं। तो ये जो 6 वॉल्यूम से 3 वॉल्यूम हम लिखते हैं कि जो मोल का रिलेशन है वही वॉल्यूम का रिलेशन भी लिखा जा सकता है, वो केवल तब जब जिसके लिए आप ये अप्लाई कर रहे हैं वो गैसेस स्टेट में हो। तो वॉल्यूम का रिलेशन जब ये लिखा जाता है 3 वॉल्यूम से 3 वॉल्यूम बनेगा 6 से 3, तो यहां ब्रैकेट में हमने साथ में लिखा था P and T आर कांस्टेंट, यानी कि हम गैसियस स्टेट की बात कर रहे थे, और ये एक्वस स्टेट है। तो एक एक्वस है और एक गैसियस है, हाइड्रोजन तो गैस है, लेकिन यहाँ ये एक्वस स्टेट में दिया है, तो आप डायरेक्ट वॉल्यूम का रिलेशन नहीं लगा सकते। मतलब आप इस इक्वेशन को देख के ये नहीं बता सकते कि 6 लीटर HCl से 3 लीटर हाइड्रोजन बनेगा। वॉल्यूम का रिलेशन आपने लगाया तो गलत होगा। अगर स्टेट अलग अलग है तो केवल एक रिलेशन लगेगा मोल्स का, स्टोइचियोमेट्री केवल मोल बताएगी। जैसे इस इक्वेशन में सॉलिड स्टेट भी है, एक्वस स्टेट भी है,
गैसेस स्टेट भी है। तो हम बस यहाँ पे मोल का रिलेशन ओवरऑल लगा सकते हैं कि 6 मोल HCl से 3 मोल हाइड्रोजन बनेगी, बस। वॉल्यूम को रिलेशन आप डायरेक्ट नहीं बता सकते। समझ आया क्या क्या बोला? समझ आया अभी? क्लियर हर्ष? ओके, सो हमें केवल मोल्स का रिलेशन लगाना है यहाँ पे, और मोल्स के रिलेशन के बेसिस पे ही हम आंसर कर सकते हैं। तो अब अगर मोल्स का रिलेशन आपको केवल लगाना है, मतलब मैं केवल ये बताता हूँ कि 6 मोल से इसके 3 मोल्स बनेंगे, वॉल्यूम का रिलेशन डायरेक्ट नहीं बता सकता मैं। उसके लिए दोनों गैसेस स्टेट में होने चाहिए थे, ताकि मैं PV इज इक्वल टू एनआरटी लगा सकूं। PV इज इक्वल टू एनआरटी गैसेस स्टेट की इक्वेशन जो गैसेस के लिए लगेगी। तो 6 मोल से 3 मोल बन रहा है, तो मोल्स का रिलेशन आपको पता है, अब आपको उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चेक करना है। तो पहला आंसर जो है 6 लीटर से 3 लीटर, वो तो डायरेक्ट नहीं बनेगा। फिर यहां बोला है 1 मोल एल्यूमिनियम से 33.6 लीटर, 1 मोल एल्यूमिनियम से 10 लीटर। तो इसके 1 मोल से हाइड्रोजन का कितना बनेगा? 3 मोल बनेगा। मोल का रिलेशन आपको पता है कि एल्यूमिनियम 1 मोल लिया, सॉरी 2 मोल ना, एल्यूमिनियम के 2 मोल से हाइड्रोजन 3 लीटर बनता है। तो इसके 1 मोल से इसका कितना बनेगा? 3/2 मोल्स। अब मोल्स आ गया तो उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो डी ऑप्शन आप निकाल रहे हैं, डी ऑप्शन में फिर आपने आगे सॉल्व किया होगा चेक करके। तो जैसे मैं सीधा अगर डी ऑप्शन ही बता दूं, बाकी बी सी भी आप निकाल सकते हैं। ए तो रॉन्ग है, डी ऑप्शन क्या गिवन है? 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी इज प्रोड्यूस फॉर एवरी मोल ऑफ HCl, यानी कि 1 मोल HCl के लिए ये डी ऑप्शन है। 1 मोल HCl से कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 11.2 लीटर हाइड्रोजन एट एसटीपी। ये तो कैसे चेक करेंगे इसको? हम केवल स्टैइचियोमेट्री लगा सकते हैं, और स्टैइचियोमेट्री में केवल मोल का रिलेशन। तो मोल का रिलेशन हमें ये बता रहा है कि 6 मोल HCl, 6 मोल HCl, देखिए ध्यान से सुनिए, 6 मोल HCl प्रोड्यूस 3 मोल हाइड्रोजन। 6 मोल HCl प्रोड्यूस 3 मोल हाइड्रोजन। तो अगर 1 मोल HCl होगा तो कितना प्रोड्यूस करेगा? उसका आधा, क्योंकि 6 से अगर 3 प्रोड्यूस हो रहा है तो 1 से कितना होगा? हाफ प्रोड्यूस होगा। डायरेक्ट बता सकते हैं ना ये तो बस ये रिलेशन मोल का आप यूज कर सकते हैं। यानी अगर आपने 1 मोल HCl लिया तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा हाफ मोल, लेकिन ऑप्शन में मोल नहीं दिया है, लीटर वॉल्यूम दिया है। तो अब मोल का फॉर्मूला, मोल्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। लीटर में अगर रख रहे हैं, एसटीपी पे ये फॉर्मूला लगता है, वॉल्यूम एसटीपी पे होना चाहिए, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय दिस। तो मोल्स हमारे पास हाइड्रोजन के हैं हाफ, क्योंकि HCl के लिए 1 मोल आपको लेना है, ऐसा डी ऑप्शन में बोला है। तो 1 मोल HCl लिया तो हाफ मोल हाइड्रोजन बनेगी, और फिर मोल्स की जगह अगर हाफ रखा तो वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 11.2 लीटर। यानी कि हाफ मोल हाइड्रोजन बनेगी और वॉल्यूम उसका कितना होगा? 11.2 लीटर। यानी 1 मोल HCl से 11.2 लीटर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। 1 मोल HCl से हाफ मोल H2, अगर मोल्स पूछता तो हाफ मोल्स, और वॉल्यूम पूछा है तो कितना आएगा? 11.2 लीटर। समझ में आया? तो ये 11.2 लीटर बोल रहे हैं डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ क्लियर? चलो, ये हो गया 6। और बताइए सेक्शन ए में और कोई डाउट, या सेक्शन बी? B4, at 100 degrees Celsius and 1 atm, if the density of liquid water is this and that of water vapor is this, then the volume occupied by water molecules in 1 liter of steam at that temperature. थर्ड 6, अच्छा थर्ड के लिए तो आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो आपको बोला है 1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2 ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ वाटर, वाटर जो है वो एक्सेस अमाउंट में है, तो क्या क्या प्रोड्यूस होगा? 1 मोल ऑफ फॉस्फीन फॉस्फोरिक एसिड, तो ये रिएक्शन जो होगी ये बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
और यहाँ से PH3। अब रिएक्शन आपको बैलेंस करनी है, ये CA3 है तो ये 3CH का होल ट्वाइस, ये P2 है तो 2PH3। हाइड्रोजन बैलेंस करिए, यहाँ हो गई 6 और यहाँ हो गया 6 यानी 12 और ऑक्सीजन 6 यानी 6H2। और ये जो PH3 होती है इसको हम बोलते हैं फॉस्फीन। इसकी तो खैर रिएक्शन नहीं पता आपको इसलिए नहीं हुआ, ये तो आगे हो जाएगा रिएक्शन जब आप ये पढ़ लेंगे सब। तो आगे आपको ये बोला है कि अगर आपने 1 मोल लिया है इसका 1 मोल तो कितना कैल्शियम फॉस्फीन बन रहा है, 2 मोल्स। तो पूछा है 1 मोल ऑफ फॉस्फीन, 2 मोल्स ऑफ फॉस्फीन, 2 मोल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, 2 मोल्स ऑफ फॉस्फीन। ये तो बस रिएक्शन ही है, रिएक्शन पता है तो आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं। देन नेक्स्ट क्या है, फोर्थ वन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm इफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर, ये आपका लिक्विड वाटर है, इसकी आपको डेंसिटी दी गई है कितना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी है लिक्विड वाटर की। एंड वाटर वेपर, और इधर हम ले लेते हैं वाटर वेपर्स। इसकी डेंसिटी आपको कितनी गिवन है, 0.0006 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमने ले लिया है वाटर वेपर, और ये आपको दिया गया है वाटर लिक्विड स्टेट में। दोनों की डेंसिटी गिवन है 1 ग्राम 0.00 देन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, और ये कंडीशन किस पे है, 100 डिग्री सेल्सियस 1 atm पे। मतलब इन दोनों के लिए कॉमन कंडीशन जो हमने ली है वो क्या है, टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 atm। अब 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी वाटर बॉईल करता है, तो वाटर के लिए वाटर भी होगा और उसमें क्या वाटर वेपर्स भी होंगी, दोनों की डेंसिटी अलग अलग गिवन है। लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर इज दिस, देन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा बाय वाटर मॉलिक्यूल इन 1 लीटर ऑफ स्टीम एट दैट टेम्परेचर। तो 1 लीटर स्टीम, यानी कि अगर 1 लीटर स्टीम का मतलब वाटर वेपर्स, स्टीम में क्या होगा, वाटर वेपर्स है, तो अगर 1 लीटर वाटर वेपर्स हैं तो उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेंगे, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। तो डेंसिटी पता है, वॉल्यूम निकालना है, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें मास, कितना मास होगा। मास कैसे निकालेंगे, मास निकालने के लिए आप यूज कर सकते हैं इसमें, और कुछ रिलेशन दिया है, नहीं दिया ना, 100 डिग्री सेल्सियस 1 atm, सीधा ये दिया है, और दोनों की डेंसिटी दी है इन 1 लीटर ऑफ स्टीम। अच्छा वॉल्यूम दिया हुआ है, 1 लीटर ऑफ स्टीम एट दैट टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वाटर मॉलिक्यूल इन 1 लीटर ऑफ स्टीम। तो ओवरऑल स्टीम के लिए वॉल्यूम गिवन है आपको 1 लीटर, कि 1 लीटर स्टीम है, यानी ये जो वाटर वेपर है ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, 1 लीटर, ऐसा समझो, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 1 लीटर। तो 1 लीटर ऑफ स्टीम, 1 लीटर ऑफ वाटर वेपर में एक वाटर मॉलिक्यूल, ध्यान से पढ़िए, देन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ स्टीम। तो 1 लीटर ऑफ स्टीम में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, ये पूछा है। समझ में आया क्या पूछा है, 1 लीटर ऑफ वाटर वेपर जो है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। तो वाटर वेपर्स जो होती है उसमें क्या क्या होता है, वेपर्स के साथ और क्या क्या होता है, एयर भी मिक्स होगी ना, वाटर वेपर जब बनती, स्टीम बनती है तो स्टीम में एयर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे। आपको केवल वाटर मॉलिक्यूल्स का निकालना है कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो वो कहां से आएगा, वो यहां से आएगा कि कितने वाटर यहाँ पे कन्वर्ट हुए हैं, कितने वाटर यहाँ से कन्वर्ट हुए हैं इस वाटर से वेपर स्टेट में। तो वाटर के लिए कितना रख सकते हैं हम, डेंसिटी पता है, अगर आप इसका वॉल्यूम 1 लीटर रख लें,
कि मान लीजिए 1 लीटर आपने टोटल ले लिया है, तो मास निकाल सकते हैं। डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, मास आ जाएगा, और उसी मास को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो उतना ही मास इस डेंसिटी के साथ कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा, निकाल सकते हैं ये। ऐसा क्वेश्चन कराया था ना आई थिंक, कि H2O जितना मास है आइस में, फिर उसी को कन्वर्ट कर रहे हैं वाटर में। हाँ, तो डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, वो कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। लीटर में रख रहे हैं आप, 1 लीटर लिया है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी है, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ml के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डेंसिटी पता है, वॉल्यूम 1 लीटर रख के मास निकालेंगे, जितना मास वाटर का यहाँ है वो वाटर का मास यहाँ पे रख के आगे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ट्राई करना, थोड़ा लेंदी होगा, नहीं हुआ तो फिर मैं बताऊंगा। किसका डाउट था वैसे? B4 मुनालनी का, हाँ समझ में आया क्या मुनालनी? थोड़ा लेंदी प्रोसेस जाएगा, पहले इस वाटर का लेंदी मतलब कैलकुलेशन लेंदी नहीं होगी, इतना भी लेंदी नहीं है। पहले इस वाटर का लिक्विड स्टेट में जो है वॉल्यूम 1 लीटर रख के डेंसिटी ये मैंने मास निकालेंगे, उसी मास को कन्वर्ट करेंगे वाटर वेपर में, और फिर वहां से उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, केवल वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलिए और बताइए, और कोई डाउट है? 6 दिस एंड दिस मोल ऑफ दिस वर प्रिपेयर्ड इन टू, नहीं ये मत करो, रिएक्शंस है। 6 छोड़ दीजिए, रिएक्शंस है, रिएक्शन अभी आपने ये पढ़ी नहीं है, रिएक्शन ये आगे पढ़ोगे समझ आ जाएगा। हाँ 5 कर सकते हैं, 5 इजी है। 5 भी नहीं हुआ, 5 तो बुकलेट में भी था पहले कहीं, सॉल्व किया था हमने। हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 किलोग्राम, कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन का वेट 1 केजी होगा? यूनिटरी मेथड लगा लो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर जगह फॉर्मूला रट के जाओगे तो फिर फंसोगे कि मोल्स का कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्या करें। यहाँ पे मोल्स का फॉर्मूला लगा के भी आ सकता है मास में कन्वर्ट करके, लेकिन यहाँ पे यूनिटरी मेथड आप यूज कीजिए। यूनिटरी मेथड कैसे लगाएंगे, आपको पूछा कितने मोल्स, कितने इलेक्ट्रॉन जो होंगे, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनका मास 1 केजी होना चाहिए। तो 1 केजी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सबको पता है। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कितना पढ़ा था हमने, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। अब इस चीज को उल्टा लिखो, यूनिटरी मेथड लगाना सीखो, यानी कि उल्टा अगर मैं लिखूं तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 30 केजी मास कितने का है, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। उल्टा लिख सकता हूं इसी लाइन को, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं कि इतना केजी मास एक इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो अगर 1 केजी मास लिखूं, 1 केजी मास तो कितने इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, तो ये वैल्यू नीचे चली जाएगी। अगर 1 केजी निकालना, यहाँ इतना केजी है और उसको 1 केजी किया तो 1 अपॉन 9.1 10 की पावर माइनस 31 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 केजी में इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यूनिटरी मेथड लगाया बस 2 लाइन, इतना केजी मास 1 इलेक्ट्रॉन का होता है तो 1 केजी मास कितने इलेक्ट्रॉन का होगा, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 1 केजी के जो मास होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए 1 अपॉन 9.1 10 की पावर माइनस 31 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आ गए। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो क्या मोल्स निकाल सकते हैं, मोल्स निकालना है तो अब तो आप फॉर्मूला लगा ही सकते हो मोल्स का, क्योंकि आपको नंबर ऑफ एंटिटीज पता है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने नंबर ऑफ एंटिटीज हैं डिवाइडेड बाय Na, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1 अपॉन 9.1 10 की पावर माइनस 31 और साथ में Na का मल्टीप्लाई, ये इतने मोल्स आ गए। अब देख लीजिए ऑप्शन में आगे सॉल्व करना है, ये क्या गिवन है, सॉल्व करके दिया है, नहीं सॉल्व भी नहीं करना है, तो सीधा यही आंसर लिख देना है।
तो 10 की पावर -31 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो 10 की पावर ये 31 हो गया पॉजिटिव, इधर 9.1 और Na की वैल्यू रख दो 6.022, 10 की पावर 23। ये 23 ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो 10 की पावर 31 पॉजिटिव हो गया है और 23 माइनस हो जाएगा, तो 31 माइनस 23, 10 की पावर में दोनों जाके माइनस हो जाएंगे और नीचे बच जाएगा 9.1 6.022। और इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, इधर एक लाइन इधर लिख दूं अगर, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 9.1 6.022। बस मल्टीप्लाई में लिखना है क्योंकि ऑप्शन जो गिवन है उसमें मल्टीप्लाई किया नहीं है, सीधा ऐसे ही रखना है। तो डी ऑप्शन आ गया। डी ऑप्शन में ये दिया है 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 6.023। समझ आया क्या? तो एक इलेक्ट्रॉन के मास से यूनिटरी मेथड लगाया है। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10 की पावर -31 kg। तो 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पहले वो निकाल लिया, और 1 kg में ही पूछा है आपको कि 1 kg में जो इलेक्ट्रॉन है उनके मोल्स कितने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता तो ये आंसर आता, मोल्स पूछा था तो मोल्स निकाल लिया, नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय Na करके। 6 क्वेश्चन रहने दीजिए, अभी 6 रिएक्शंस है, रिएक्शंस हम बाद में कर लेंगे। और साथ में 2 लीटर सॉल्यूशन में भी है, तो वहां पे आपको निकालना तो मोल्स ही है बट आपको मोलैरिटी का यूज भी करना पड़ेगा। लेवल 1 कंप्लीट हो गया है ना? सेक्शन 1 2 A2 में क्या डाउट है? इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मोलर मास दिस कार्बन आर प्रेजेंट इन दिस बाय वेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाँ तो ये इंपिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे करना है। A2 नहीं हुआ, A2 करो ना। उनके मास का परसेंटेज आपको दे रखा है 9:1:3 तो टेबल बना के निकालते थे ना इंपिरिकल फार्मूला, कैसे निकालते थे? निकालते थे, फिर एटॉमिक वेट से डिवाइड करते थे, फिर उसके बाद रेशियो निकालते थे। इंपिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के जो स्टेप है उसी से निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। A2 का परसेंटेज दिया होता था ना क्वेश्चन में, इस बार मोल का रेशियो दे रहे हो, वेट बाय वेट का रेशियो दे रखा है, वैसे ही करिएगा। तीनों एटम लिख लेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फिर टेबल्स बनाएंगे ऐसे जो डिफरेंट हम रेश निकालते थे कॉलम में, वहां से निकालिएगा सिंपल रेशियो। तो पहले इंपिरिकल फार्मूला आएगा और इंपिरिकल फार्मूला आ गया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो उससे कर लिएगा, ट्राई करिएगा, नहीं हुआ तो फिर मैं बताऊंगा। लेवल 1 में पूछ रहा हूँ कंप्लीट हो गया है ना? लेवल 1 एक बार देख लो सब लोग, मतलब उसके ऊपर का पार्ट भी पहले होमवर्क दे चुका हूँ ना। पार्टिकल्स, परसेंटेज वेट, वेपर डेंसिटी, इंपिरिकल मोल फार्मूला, लिमिटिंग रेजेंट। हाँ उसका लास्ट पार्ट जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बस वही बचा होगा, बाकी सब तो होमवर्क में हो ही गया है। उसके बाद अब हम कर सकते हैं लेवल 2। ठीक है, लेवल 2 में कुछ होमवर्क दिया है पहले? आई थिंक कुछ तो दिया था ना, ये सब स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो कर चुके हैं हम, 5 6 7 8। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 नहीं किया होगा। 10 क्वेश्चन नंबर 10 लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर बताइए क्योंकि स्टैचोमेट्री का है, ये दिया नहीं होगा। रिएक्शन में आपको बैलेंस रिएक्शन नहीं गिवन है, डैश डैश करके दिया है, यहाँ डैश यहाँ डैश, NH3O2, बट प्रोडक्ट बता दिया क्या क्या बनेगा, NO N डैश H2O। अब आगे आपसे ये पूछ रहा है कि द मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टिंग विद 6.8 ग्राम ऑफ अमोनिया। अगर आपके पास अमोनिया 6.8 ग्राम है, अगर आपके पास अमोनिया 6.8 ग्राम है तो कितने मोल्स O2 के बने? द मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड, कितने मोल्स O2 के चाहिए होंगे?
ये है, बताइए आंसर। ऑप्शन दिया है 5, 2.5, 1.5। If 6.8 gram of NH3 is taken, then how many moles of O2 is required for this reaction? रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप होगा बैलेंस करना, अगर आप स्टैचोमेट्री यूज करना चाहते हैं तो। अगर आप स्टैचोमेट्री यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई नीड नहीं है रिएक्शन बैलेंस करने की। तो आप सोचिए क्या आएगा आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। लेवल 2 पेज नंबर लेवल 2 पे 107 है। क्वेश्चन दे तो दिया है मैंने, क्वेश्चन सॉल्व करो ना, क्या करोगे अभी पेज नंबर खोल के। क्वेश्चन दिया ना, क्वेश्चन में आंसर बताइए। ओवरऑल ये रिएक्शन दी है, NH3 6.8 ग्राम दिया, आपको पूछा O2 कितना लगेगा, O2 के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। मोल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। O2 के कितने मोल्स आपको रिक्वायर्ड है इस रिएक्शन के लिए, दिस इज क्वेश्चन मार्क, बताइए। और सबने रिवाइज कर लिया है सेकंड पार्ट, जो सेकंड क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्वांटम नंबर्स इनऑर्गेनिक में। क्लास होने से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपका बीच में कहीं गैप है तो। अगर क्लासेस हैं कंटिन्यूअसली तो कोई बात नहीं, क्योंकि सब लोग रिवाइज करके नहीं आते, इसलिए सबको बोल रहा हूँ। फिर आधे बोलेंगे सर नहीं समझ में आया, ये हुआ वो हुआ। कल की क्लास में बताया था आपको कि चारों क्वांटम नंबर एक बार खत्म हो जाएगा तो वैसे ही सब क्लियर हो जाएगा, बट एटलीस्ट जब तक चारों नहीं पढ़ रहे हैं तो जितनी चीजें दो पढ़ी है उनको रिवाइज करिए, कल क्या क्या बताया था, कैसे कैलकुलेट करना है। तो क्लास अटेंड करने से पहले एक बार सब लोग नोटबुक रिवाइज कर लेंगे। बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। जल्दी बताओ। रिएक्शन बैलेंस हुई? रिएक्शन ही बैलेंस नहीं हो पाई होगी ना, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। रिएक्शन पहले बैलेंस करिए। यहाँ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन दोनों जगह 1-1 है। अगर आपको कोफिशिएंट यहाँ 1 रखना है, 1 से स्टार्ट करो। अगर मैं यहाँ 1 रख दूँ, तो अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन बैलेंस करना है। यहाँ 1 रखा अगर मैंने, तो हाइड्रोजन यानी 3 होगा, जबकि यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2। इसका मतलब ये कोफिशिएंट को मुझे 3/2 करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको 3/2 कर दिया तो इधर टोटल कितने ऑक्सीजन आ जाएंगे, इधर 1 ऑक्सीजन यहाँ का और 3/2 ऑक्सीजन यहाँ का। तो 1 + 3/2 ऑक्सीजन का मतलब कितना हो गया, 5/2 ऑक्सीजन, यानी यहाँ का कोफिशिएंट हो जाएगा 5/4। तभी तो 5/4 इंटू 2 करेंगे तो 5/2 ऑक्सीजन मिलेगा। ये बैलेंस करने के लिए मैंने कर लिया है। यहाँ 1 रखा तो नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ 1, यहाँ 3/2 हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 5/4 O2, ये NO। ये तो 10th क्लास के पहले चैप्टर में पढ़ते हैं बैलेंसिंग। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बैलेंसिंग पढ़ते थे ना, सिंपल बैलेंसिंग है। अब यानी आपको 1 मोल NH3 के लिए कितना ऑक्सीजन लगने वाला है, 5/4 मोल। 1 मोल NH3 के लिए कितना ऑक्सीजन लगने वाला है, 5/4 मोल्स। तो 6.8 ग्राम के लिए कितने मोल्स लगेंगे। तो पहले NH3 के मोल्स निकाल लो, मास तो दिया ही है, तो मोल्स ऑफ NH3 क्या आ जाएगा, मास अपॉन GMM। बस रिएक्शन बैलेंस करनी थी, आंसर आ गया। मास है 6.8,
GMM अमोनिया का होता है 17, कितना आ जाएगा 0.4, यानी अमोनिया के मोल्स है 0.4। तो अगर अमोनिया के मोल्स है 0.4 तो O2 के कितने मोल्स लगेंगे? सिंपल रिलेशन, स्टैचियोमेट्री, 1 मोल ऑफ NH3 रिक्वायर्ड, 1 मोल NH3 को कितना रिक्वायर्ड है? 1 मोल ऑफ NH3 रिक्वायर्ड 5/4 मोल्स ऑफ O2, 5/4 मोल्स ऑफ O2। अगर 1 मोल को 5/4 रिक्वायर्ड है तो 0.4 मोल को कितना रिक्वायर्ड होगा? 0.4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.4 इंटू 5/4, 0.4 इंटू 5/4 मोल्स ऑफ O2, यानी O2 के मोल्स कितने आ गए? 0.5। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 5/4, और ये कैंसिल आउट हो गए 0.5। लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 10 है ये, 0.5 आंसर। बस समझ आया ना, इजी है। बस बैलेंसिंग आपने कर ली तो आगे तो मोल्स निकालना था। मोल्स पूछा था O2 के कितने लगेंगे, तो अमोनिया का मास दिया था तो मास से मोल्स निकाला, और फिर मोल्स का रिलेशन यूज कर लिया स्टैचियोमेट्री का, कि 1 मोल ऑफ NH3 gives 5/4 moles of O2, then 0.4 मोल ऑफ NH3 will give 0.4 into 5/4, 0.4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/4 में, and then we will get 0.5 moles। क्लियर? चलिए तो फिर क्लास खत्म करते हैं यहाँ पे। लेवल 2 में जो क्वेश्चन बच गए हैं वो आज मैं आपको होमवर्क देता हूँ। लेवल 2 में जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सब लोग फिनिश करेंगे, बाकी लेवल 3 तो स्टेटमेंट्स हैं, लेवल 4 हो ही गया है। तो लेवल 2 का आज होमवर्क रहेगा, मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। ओके, चलिए फिर क्लास खत्म करते हैं, बाय। हाँ, होमवर्क की सेपरेट नोटबुक ही रखनी है ना, होमवर्क के भी इसी में करोगे तो बहुत बड़ा एक ही चैप्टर हो जाएगा। इसमें जितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं बस वो करते जाइए, जो होमवर्क है उसकी सेपरेट नोटबुक रखिए और प्रॉपर उसको करिए। मतलब जैसे लेवल 1 आज मिला, लेवल 2 मिला, लेवल 3, तो होमवर्क की नोटबुक में आप ऐसा हेडिंग डाल के लिखो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उससे आपको हेल्प होगा। अभी यहाँ पे मुझे नोटबुक चेक नहीं करनी है कि आपने होमवर्क किया कि नहीं, या नोटबुक मेरे पास लेके आओ, साइन करना है, ये सब स्कूल वाले काम नहीं है, वो सब तुम्हारा 10th तक था, अभी बड़े हो गए। अभी आपको बस ये इसलिए अच्छे से बना के रखना है ताकि रिवीजन के टाइम आपको हेल्प हो। ठीक है, अब तक लिख लिया है होमवर्क को नोट्स में तो कोई बात नहीं, आगे से कर लो, इतना लोड लेने का नीड नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, अभी तक एक ही में किया है तो आगे से नेक्स्ट से कर लो, इतना टेंशन मत लो ये सब का। बस प्रॉपर अच्छे से रखो नोट्स, ताकि आपको 1-2 महीने बाद जैसे जैसे हम नए नए चैप्टर पढ़ते हैं फिर वो चीजें आपको रिवीजन के टाइम हेल्प करें, कि आप उठाओ तो रिवीजन कर पाओ। बस वैसा आपको बनाना है, बाकी कुछ नहीं। अभी कर लिया है इसमें तो आगे नेक्स्ट चेंज कर लो। ओके, चलिए बाय।